स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब हम भारत को दर्शाते हैं कहीं पर भी तो अक्सर आपने देखा होगा तो उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो आखिरकार कारण क्या है सब कॉन्टिनेंट कहने का? क्योंकि हमारे यहाँ पर हर एक तरह की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ऊंचे से ऊंची जो पर्वत है वो देखने को मिलती है, रिवर्स देखने को मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, डेजर्ट देखने को मिलता है और आइलैंड्स भी देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि इंडियन ओशन रीजन में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो सबसे बड़ा समूह ऑफ आइलैंड है भारत के लिए, मोर देन 800 प्लस आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। 10 डिग्री चैनल आपको पता होगा, ऊपर वाले आइलैंड्स को कहा जाता है अंडमान आइलैंड, नीचे वाले को कहा जाता है निकोबार आइलैंड्स। और यहां पर जो सबसे नीचे वाला सदर्न वाला आइलैंड है इसको कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। अब ये जो आइलैंड है ना, इसको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो ये आप देख सकते हो इंडोनेशिया का ये वाला जो आइलैंड है सबसे बड़ा, सुमात्रा आइलैंड आपको पता होगा, उसके बाद जावा आता है। तो ये जो सुमात्रा आइलैंड है उसके काफी नजदीक है और यहीं से ये जो आप पैसेज देख रहे हो ना, यहीं से दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपमेंट की जाती है, स्पेशली चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये वाला रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन भारत ने अभी तक इसको किसी प्रकार से मिलिटराइज करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यहां पर जो आइलैंड्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब इसको डेवलप किया जाएगा। ये पिछले साल का आप न्यूज देख सकते हो, यहां पर नीति आयोग ने इसको ठुकरा दिया था। नीति आयोग ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सीक्रेटिवली इसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। फाइनली आप देख पाओगे प्रोजेक्ट वर्थ ₹75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड शोन ग्रीन फ्लैग। तो यहां पर क्या क्लियरेंस मिला है, क्या क्या होने वाला है ग्रेट निकोबार पर, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको नए बैच में ज्वाइन करना है तो 30 सितंबर से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यहां पर वीकेंड बैच भी लॉन्च किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। हर सैटरडे संडे को यहां पर क्लासेस होंगी, स्पेसिफिकली उनके लिए जो कि वर्किंग है। और इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें सोच के देखिए सिर्फ 19,000 में। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और टाइप करना है अंकित लाइव कोड, और उसके बाद ये पूरा कोड सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसकी तरफ से क्लियरेंस मिला है कि ये जो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बताया जा रहा था 75,000 करोड़ का, ये आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको मैप में थोड़ा और अच्छे से लोकेशन बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका अंडमान आइलैंड्स ऊपर वाला, फिर यहां पर 10 डिग्री चैनल आता है और नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर निकोबार के आइलैंड्स मिलेंगे। तो निकोबार के आइलैंड्स थोड़े छोटे हैं कंपैरिजन टू अंडमान, ये आप देख सकते हो, कार निकोबार हो गया। फिर नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा लिटिल निकोबार। ये लिटिल निकोबार के जस्ट नीचे वाला ये जो आखिरी आइलैंड है इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर ही हम यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और कोई आइलैंड मत कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट साइड में आप देख सकते हो ये ग्रेट निकोबार है, इसका शेप कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और ग्रेट निकोबार में भी अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा वो बेसिकली ये जो एकदम सदर्न वाला पार्ट है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, इधर करने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी आपको और अच्छे से मैप में दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार की एकदम सदर्न साइड में ये डेवलपमेंट होना है। अब क्या होना है, देखो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 4 चीजें की जाएंगी। सबसे पहला है ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एकदम नए तरीके से बनाया जाएगा, एकदम बंजर से लेकर पूरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा डिटेल से अभी वीडियो के अंदर। तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। और
टाउनशिप भी बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो टाउनशिप बनाया जाएगा और एक बड़ा पावर प्लांट बनाया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो 4 चीजें बनाई जाएंगी, ये पूरा प्रोजेक्ट 16,610 हेक्टेयर्स में फैला होगा ग्रेट निकोबार के आइलैंड पर। अब यहां पर इसको लेकर अभी तक क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काफी ज्यादा ग्रीनरी है, यहां पर बहुत सारे स्पीसीज जो हैं, एंडेमिक स्पीसीज हैं, वो देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो बड़ा ही नुकसान होने वाला है। और इसको देखते हुए फाइनली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो EAC होता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, इनके द्वारा यहां पर फाइनली इसको अप्रूवल दे दिया गया। इनफैक्ट ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे नीचे वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा था ना, ये आप ध्यान से देखिए, जो पोर्ट है आपका, ये 1 नंबर यहां पर पोर्ट होगा, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा एयरपोर्ट यहां पर होने वाला है, ठीक है। तीसरा जो टाउनशिप है वो थोड़ा सा ऊपर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और चौथा ये रहा आपका पावर प्लांट। तो ये 4 चीजें यहां पर बेसिकली बनाई जा रही हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। लेकिन इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था भारत के द्वारा इन 1989। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो भारत में कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। यहां पर कोल डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया, मानस हो गया, नौकरी, बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपका यूनेस्को के अंदर भी शामिल किया गया है। और ये जो ग्रेट निकोबार वाला आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया गया था। इसी से आप समझ पाओगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में आपने सुना होगा। हॉटस्पॉट वो जगह होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीनरी होता है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कहा यह जाता है कि वहां पर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसका लंबा इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। तो ये जो ग्रेट निकोबार है, ये हॉटस्पॉट के अंदर आता है, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसी की वजह से इसको लेकर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था, यहां पर विरोध किया जा रहा था, स्ट्रांग ऑपोजिशन देखने को मिल रहा था कि यहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर आपको पता होना चाहिए एक ट्राइब भी रहती है, शोम्पेन ट्राइब, ठीक है। वहां पर कई सारे, पूरे अंडमान निकोबार में कई सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, अंडमानीज, शोम्पेन हो गया, निकोबारीज ट्राइब। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर शोम्पेन ट्राइब रहती है, और वहां पर कई रेयर फ्लोरा और फौना स्पीसीज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखने को मिलता है, जैसे कि निकोबार मेगापॉड हो गया, लेदर बैक टर्टल्स हो गए, एंडेमिक निकोबार मकॉक हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ये कुछ मैंने आपको बताया, इस तरह के कई हैं। इनफैक्ट यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है, जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने क्लियर किया है, उन्होंने ये भी बोला है कि 30 आउट ऑफ 51 एक्टिव नेस्ट ऑफ निकोबार मेगापॉड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सोच के देखिए, 51 में से 30 जो आपके नेस्ट्स हैं मेगापॉड के, वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये एक्चुअली जो मिनट्स हैं, ये जो मीटिंग हुई थी 22 अगस्त और 23 अगस्त के बीच में, उसमें यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ऐसा होगा, एंड इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व 8.5 लाख ट्रीज को गिराया जाएगा, 12 to 20 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव कवर यहां पर लॉस्ट हो जाएंगे, 298 हेक्टेयर्स ऑफ सी बेड ये क्लेम किया जाएगा। इसके अलावा कोरल ट्रांसलोकेशन, जो कोरल्स वहां पर हैं, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्वेश्चन यह है कि अगर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आखिरकार इस प्रोजेक्ट को क्लियर ही क्यों करना है? देखो, इसका कारण आपको मिलेगा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर एक नोट भेजा गया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्ट्रैटेजिक की बात करूं तो जाहिर सी बात है, हम यहां पर चाइना को लेकर चल रहे हैं। चाइना जिस तरह का विस्तार करता जा रहा है पूरे इंडियन ओशन रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए हमें यहां पर बड़े स्तर पर काम करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजिक हो गया। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा, अभी जो कंटेनर टर्मिनल मैं आपको बोल रहा था ना, वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री ने अपने नोट में यहां पर यह कहा था कि जो आपका एयरपोर्ट बनाया जा रहा है दैट विल बी ड्यूअल यूज। अब ध्यान रखिएगा, वहां पर एक जगह है गांधीनगर शास्त्री नगर एरिया, वहीं पर यह एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार में। तो ये ड्यूअल यूज के लिए होगा। ड्यूअल यूज का मतलब हो गया मिलिट्री और सिविलियन दोनों के पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा। और मिलिट्री में जो इस्तेमाल किया जाएगा उसका ऑपरेशनल कौन करेगा? क्या यहां पर एयरफोर्स करेगी? नहीं, ध्यान रखना, उसका ऑपरेशनल कंट्रोल होगा इंडियन नेवी के पास। क्योंकि इंडियन नेवी जब हम सोचते हैं तो शिप की तो बात करते हैं, लेकिन उनके पास जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो भी होते हैं, खुद के नेवी के भी होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इसका जो डिटेल है वो पब्लिक नहीं करना है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने नोट में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक नेचर का है, तो हमें पब्लिकली इसको नहीं ले जाना है। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये भी बोला गया कि एयरपोर्ट पर हर
घंटे एवरी आवर पीक आवर में लगभग 4000 पैसेंजर्स हैंडल कर सकें, ऐसा एयरपोर्ट यहां पर बनाना है। मार्च 2021 के फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि नेशनल सिक्योरिटी और जो इस समय कंसोलिडेशन हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं चाइना के पर्सपेक्टिव से, यहां पर आप देख सकते हो इंडियन ओशन रीजन में जनरली यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट हो चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इसी के पर्सपेक्टिव में यहां पर जरूरी हो गया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो है स्ट्रेंथन किया जाए। भारत का जो रीजनल प्रेजेंस अगर हमें बढ़ाना है उस पूरे रीजन के अंदर, तो यहां पर हमें डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा सरकार कह रही थी। और इसीलिए आप देख सकते हो, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो कंटेनर टर्मिनल बनने वाला है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप देखोगे यहां पर भारत का लोकेशन जो है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अगर गुड्स आता है ईस्टर्न साइड से आ रहा है, सुएज कैनाल होते हुए आ रहा है आपका, तो वो बेसिकली ज्यादातर जो रुकते हैं ना वो आपका कोलंबो पोर्ट पर रुकते हैं। इससे भारत को काफी नुकसान होता है, क्योंकि भारत के पास यहां पर अगर हम देखें, ऑल्दो यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है केरला में, अडानी पोर्ट आपने सुना होगा, तो वहां पर बनाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जो बड़ा डीप पोर्ट होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से जो बड़े शिप्स होते हैं वो ज्यादातर कोलंबो रुकते हुए ही जाते हैं, और इसका जो फायदा भारत को होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और ये डायरेक्टली आप देख सकते हो मलक्का स्ट्रेट होते हुए आपके चले जाते हैं। और यहां पर मलक्का स्ट्रेट में आपको पता ही है सिंगापुर बहुत बड़ा एक पोर्ट है, फिर यहां पर मलेशिया का एक बड़ा पोर्ट है। तो यहां पर भारत भी कोशिश कर रहा है कि हमें एक बड़ा डीप पोर्ट बनाया जाए, और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया यहां पर जो ग्रेट निकोबार पर पोर्ट बनाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि इसको बोला जा रहा है कि जो लोकेशन है वो परफेक्ट है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम कोलंबो पोर्ट से लेकर सिंगापुर के बीच में। अगर हम देखें कोलंबो से सिंगापुर, तो दोनों के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस पर आता है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है और भारत को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी मदद मिल सकती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको बनाना भी अगेन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहां पर हमने बात कर लिया, एक तो कंटेनर टर्मिनल जो पोर्ट हो गया उसकी पोर्ट वाला, और जो एयरपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि नेवी के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और बाकी की दो चीजें जो टाउनशिप है और जो पावर स्टेशन है वो एक प्रकार से इनको मदद करेंगी। ठीक है, तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये प्रोजेक्ट बनेगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा एनवायरनमेंट का, हमें समझ आ गया, लेकिन इसको लेकर क्या कोई प्रोटेक्शन की कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें? तो देखो यहां पर जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, उन्होंने ये क्लियर करते समय ये भी कहा है कि यहां पर स्पेसिफिक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान को लागू करना होगा। काफी सारी फंडिंग चाहिए होगी ताकि जो एंडेमिक स्पीसीज है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं हम उसका ध्यान रख सकें। और इसको ध्यान में रखने के लिए 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज को सेटअप किया जाएगा। अब ये 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज कौन सी होंगी? सबसे पहला है आपका जो पोल्यूशन को देखभाल करे, वहां पर पोल्यूशन ना हो, इसको लेकर एक कमिटी होगा। दूसरा, बायोडायवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से यहां पर दूसरी कमिटी होगी। और तीसरी कमिटी बेसिकली क्या करेगी, वहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं, शोम्पेन निकोबारीज जो ट्राइब्स हैं, उनका वेलफेयर हो सके, उनको यहां पर ना हटाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, इसके लिए ये तीसरी कमेटी होगी। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि यहां पर किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सफल हो पाता है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय तय करना है। अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इसको लेकर विरोध भी होगा, आपको पता ही है। तो क्या किस तरह से सरकार इसको हैंडल करती है, और फाइनली अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो क्या यहां पर एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो से आपको हर एक चीज इसका समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबॉरिजिनल ट्राइब हु इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइसोलेटेड पैलियोलिथिक ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड? पूरे विश्व में अभी तक की सबसे मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब इन 4 में से कौन सी है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पर ही आपको देखने को मिलती है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं। एक बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से, और प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पहले के भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सिर्फ ये 19,000 में कोर्स मिल सके। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।